हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में डूज़ एंड डोंट्स, जो कि एक लिस्ट है आपको फॉलो करनी है। 10 इंपॉर्टेंट डूज़ हम आपको बताएंगे एंड 10 इंपॉर्टेंट डोंट्स आपको बताएंगे। इसे आपको कॉपी पर लिखकर अपने स्टडी टेबल पर सामने ही लगा लेना है, ताकि आपको ये चीज़ें बार बार दिखती रहें और अगर आप कोई भी गलतियाँ कर रहे हैं तो वो ना करें, आपको ये चीज़ें सामने दिखती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, टू फ्यू रिसोर्सेज। देखिए क्या है कि स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसीलिए आपको पर्टिकुलर मटेरियल का ध्यान देना है कि पर्टिकुलर कुछ ही रिसोर्सेज से आपको पढ़ना है, उन्हें ही बार बार रिवाइज करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखना है। अगर आप गलतियाँ करें, इससे भटके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लिस्ट में इसी चीज़ को आप रखिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमें जो लिस्ट में रखना है वो है हमारा एग्जॉस्ट द सोर्स फुली। इसका मतलब ये है कि आप जो भी रिसोर्सेज को अपने चुने, देखो सबसे पहले तो हमें रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। उसके बाद आप जितने भी सोर्सेज को चुनते हैं उसे आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरी तरह पढ़ना है, ठीक। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं डूइंग ओन स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। आप अगर बिना स्वॉट एनालिसिस के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत ही जो है एक वीक पॉइंट रहने वाला है आपके लिए। स्वॉट एनालिसिस के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसे मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये क्या होता है। एक्चुअली स्वॉट एनालिसिस में आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, इन्हें समझना होता है, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर ये डिसीजन लेना है कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है, आपका वीक एरिया क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। जो वीक एरिया है उस पर ही आपको स्टार्टिंग से ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप उसे प्रॉपरली तैयार कर सकें, ठीक है। तो ये एनालिसिस करने के बाद ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे फोकस ऑन क्लियरिंग फेज़ 1। देखिए क्या होता है कि हम मेंस की तैयारी करने लगते हैं, बट बाद में समझ में आता है कि प्री तक ही क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे में आप मेंस की प्रिपरेशन करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि सबसे पहले आप फेज़ 1 को क्लियर करने पर फोकस करें। फ़ेज़ 1 क्लियर होगा तो ही आपकी फ़ेज़ 2 की हुई पढ़ाई आपके काम आएगी और आप फ़ेज़ 2 में बैठ पाएंगे। इसलिए आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए फ़ेज़ 1, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं एकदम फ़ेज़ 2 के लिए, लेकिन वो फ़ेज़ 1 क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें अपना 5th नंबर पे है, वो है प्रैक्टिस QRE। देखिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये ऐसी चीज़ है कि इसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फेज़ 1 एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम क्लियर कर पाना आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में अब जो QRE पूछा जा रहा है वो बहुत ही एडवांस लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए QRE की डेली प्रैक्टिस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। अगर आप अभी इसे अवॉइड करेंगे तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं लर्निंग हाउ एंड व्हेन टू यूज़ ट्रिक। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो हम सीख तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें उन्हें पता ही नहीं है कि हमें उन्हें यूज़ कहाँ करना है। तो आप चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, किसी भी चीज़ की अगर कोई ट्रिक सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, ताकि वो ट्रिक आप कहाँ यूटिलाइज़ कर सके, वो चीज़ आपके प्रैक्टिस में आ सके। और वो आएगी प्रैक्टिस से केवल। जैसे मान लो मैथ्स की बहुत सारी कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, वो हमें याद तो हो जाते हैं बट हम उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो आएगा प्रैक्टिस से। एक पर्टिकुलर जब कोई ट्रिक आप सीखते हैं तो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि एटलीस्ट जितनी भी ट्रिक आपने सीखी हैं आप उन्हें अप्लाई कर सकें एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर पे हम बात करेंगे कंटिन्यू जीए प्रिपरेशन। देखिए जीए जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में, इसलिए इसकी कंटिन्यू प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम में लास्ट में जाकर आप इसे कवर कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम में लास्ट में सारा मटेरियल पढ़ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए कंटिन्यू आप जीए की प्रिपरेशन रखिए। डेली बेसिस पे जो भी साइट आप प्रेफर करते हैं उसमें से आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। जो 8th इंपॉर्टेंट है वो है गिव मॉक एंड एनालाइज मॉक। आपको मॉक देना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, बट क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज़ 1 का मॉक है वो 2 आवर्स का होता है और 2 आवर्स बैठ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वर्किंग कैंडिडेट के लिए। तो आप मॉक का टाइम प्लीज़ ज़रूर रखिएगा, चाहे भले ही आप वो संडे के दिन रखें। एक मॉक वीक में अभी आप देते रहें, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़रूर दें और उसे एनालाइज ज़रूर करें कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ आखिर आप मार्क्स फैच नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ आप यहीं अगर समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
आप मॉक दीजिए और फिर देखिए कौन सा सेक्शन में कम मार्क्स आए हैं, यानी कि वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो मॉक को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, आप इसे स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि मॉक जो आप दे रहे हैं वो लेवल का होना चाहिए आपके एग्ज़ाम का। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मॉक देने बैठ गए यहाँ पे IBPS क्लर्क का, क्योंकि आप RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे में आपको या तो उसका ही या फिर उसके लेवल के मॉक टेस्ट देने हैं। इसके लेवल के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं SBI PO के, ये भी काफ़ी अच्छा और टफ मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि आजकल RBI ग्रेड बी में पूछा जा रहा है। तो आप इस लेवल की अगर मॉक लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको या तो उतने लेवल का या उससे ऊपर लेवल का ही मॉक लगाना है, ठीक है, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलर रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश। देखो इंग्लिश भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे हम प्री की बात करें, चाहे मेंस की बात करें, और इवन इंटरव्यू में भी इंग्लिश आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर पड़ेगा। प्लस मेंस में भी आपको पता है आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, तो इसकी एक रेगुलर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आप रीडिंग को कंटिन्यू रखिए, चाहे ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ो, 10 मिनट का पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो ज़रूर। इंग्लिश डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए, रीडिंग भी प्लस थोड़ी सी राइटिंग करके देखो। ज़्यादा नहीं तो भले 5-10 लाइनें लिखो, पर ट्राई ज़रूर करो कि आप लिख रहे हो कुछ भी। अगर कुछ नहीं तो एक छोटा सा कोई भी आर्टिकल पढ़ लिया, उससे रिलेटेड आपको क्या समझ में आया आप उसे लिख कर देखिए। तो एक प्रैक्टिस आपकी होगी कि आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। ये अगर आप करने लगे ना तो आप एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो 10 मैंने आपको टूल्स बताए हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बट केवल यही काफ़ी नहीं है, इसके साथ बहुत ज़रूरी है डोंट्स, ठीक है, कि आपको क्या नहीं करना है। ये सब तो हमने देख लिया कि हमें करना है, बट क्या नहीं करना है ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गलतियाँ अगर आप करते हैं तो अगेन आप एग्ज़ाम से बहुत दूर जाते जाते हैं। जिसमें सबसे पहली जो गलती यहाँ पर करते हैं वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, मटेरियल इतना ज़्यादा है कि हम बस लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, इकट्ठा कर लिया पूरा कंटेंट, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। तो अगेन यहाँ पर बात आती है कि आपको इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड नहीं करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज अपने यहाँ पर रखना है, ठीक है। सेकंड जो आपको बात का ध्यान रखना है वो है चेंज स्ट्रेटजी एवरीडे। क्या होता है कि आज हमने एक स्ट्रेटजी फॉलो की लेकिन हमें उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या हमें लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, चलो कल अब कुछ और पढ़ेंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है, सडनली उठा रहे हैं कुछ भी, आज ये पढ़ने का इच्छा है ये पढ़ लेते हैं, कल वो पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल भी प्रॉपरली एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप एक प्रॉपर प्लानिंग अपनी कीजिए, हाँ फ्लेक्सिबल रखिए थोड़ा बहुत उसको, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये हर डेली बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे नो स्वॉट एनालिसिस। वही कि अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को समझे बिना प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा एग्ज़ाम क्लियर करना। अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, अपनी वीकनेस को समझिए, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ओनली फोकस ऑन थ्योरी। क्या होता है कि हम बस जैसे कि जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है कई बार वो प्रैक्टिस करने नहीं बैठते हैं, बस यूट्यूब से वीडियो देख लिया और हमें लगता है कि हाँ अब तो हमें सब कुछ समझ में आ गया। वो एक टाइप की थ्योरी है जो आपने समझी है, अब इसे अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जो प्रैक्टिस आप करते हैं वही प्रैक्टिकल एक्चुअली कहलाता है। तो केवल थ्योरी पढ़कर या फिर दूसरों को देखकर कि एग्ज़ाम कैसे उसने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, इससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रिक्स देखने के बाद, थ्योरी देखने के बाद उसे अप्लाई करना है, उसे प्रैक्टिस भी ज़रूर करना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप अपने लिस्ट में रखिए, आंखों के सामने रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डोंट प्रैक्टिस रेगुलरली। अब प्रैक्टिस चलो हमने जैसे तैसे करने बैठ भी गए, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होती, एक दिन करी, एक दिन टाइम नहीं मिला, फिर नहीं करी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आपको आएगी, इसलिए अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा नो डेली करंट अफेयर। अब आप करंट अफेयर तो पढ़ रहे हैं बट डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं, आज आपने पढ़ा कल मिस हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, दूसरे दिन तीसरे दिन के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो ये करंट अफेयर को डेली बेसिस पे नहीं रखेंगे तो ये दिक्कत करेगा आपको, इसलिए करंट अफेयर को डेली बेसिस पे ही आपको पढ़ना है ताकि लास्ट में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो कि इकट्ठा अब इसे कैसे पढ़ा जाए, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पे 7 नंबर पे स्पेंडिंग मेजॉरिटी टाइम इन फेज़ 2। अब क्या होता है कि अभी हमें बहुत जोश होता है, हम आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम देंगे तो चलो फेज़ 2 की तैयारी करते हैं। फेज़ 2 में हम इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे, फाइनेंस पढ़ने लगे, लेकिन एक्चुअली क्यूआरई की प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्यूआरई की हम पढ़ाई ही नहीं कर पाए। फेज़ 2 पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है पहले फेज़ 1 पे। अगर आपका फेज़ 1 क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम फेज़ 2 को नहीं देना है, फेज़ 1 पे पहले ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। ये गलतियाँ लोग ज़्यादा करते हैं, फेज़ 2 को ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लीविंग मॉक फॉर लास्ट टाइम। अब क्या होता है कि पढ़ाई किए जा रहे हैं, उसके बाद हमें लगता है एग्ज़ाम आएगा, उसके 2 महीने पहले 3 महीने पहले हम मॉक लगाएंगे, ठीक है। तो यही एक्चुअली बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, मॉक आपको अभी से देना है, भले ही वीक में आप एक बार दें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपना नो राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अगेन इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस को आप डेली रखिए। लास्ट है आपका नो फोकस एंड डायरेक्शन लेस। अब क्या है, फोकस ही नहीं है, आज पढ़ लिया, अरे फिर नेक्स्ट डे सही किया कि नहीं किया, प्रिपरेशन कर पाएंगे कि नहीं, एग्ज़ाम निकाल पाएंगे कि नहीं, एक फ़ोकस आपका प्रॉपर नहीं है। आप बार बार जो है भटक रहे हैं कि आप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक डायरेक्शन नहीं है कि कैसे पढ़ें, आज रीजनिंग पढ़ें या मैथ्स पढ़ें, मतलब एक प्रॉपर आपके पास गाइडेंस नहीं है। तो ये जो है चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है एग्ज़ाम क्लियर करने में, इसलिए प्रॉपर पहले एक अपनी प्लानिंग बनाइए, आज बैठिए। देखिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक अच्छी प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी हो पाएगी। इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि हम भी वीकली स्ट्रेटजी चालू करने वाले हैं। वीकली आपके साथ स्टडी जो है शेयर किया करेंगे कि इस वीक में आपको क्या कंप्लीट करना है। आप अपनी तरफ से तो प्लान बनाइए ही, लेकिन अगर आप नहीं बना पाते, आपके पास नहीं टाइम है, तो हमारी वो वीकली सीरीज़ को नेक्स्ट वीक से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको यहाँ पर वीकली गाइडेंस मिलता रहेगा कि इस वीक में आपको इतना इतना कंप्लीट कर लेना है। अगर आप पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंसी से होती रहे, ठीक है। तो ये 10 जो इम्पोर्टेंट आपको हमने बताए हैं डूज़ एंड डोंट्स, अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो पाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।